चेक कर लो बाबू, सब काम हो जाना चाहिए। तो आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल था, वो तो अभी रॉम्बस था। रोम्बस था। बाहर का रोम्बस था, अंदर का हाँ, तो बाहर वाला जो था आपके पास क्या था? था, सही बात। एक रोम्बस था, रोम्बस भी आप लोगों ने ये वाला साइड रोम्बस था। पहले ए बी सी डी। ओके, पैराग्राम और थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता। रोम्बस था, और उसके बाद इसके मिड पॉइंट्स थे, ए बी का, बी सी का, सी डी का और ए डी का। मेरे ख्याल से पी क्यू आर एस को यूज किया गया था एज अ मिड पॉइंट। और आपको ये शो करना था कि ये जो है ये क्या है, ये एक रेक्टेंगल, इस बात को शो करना। और हमने प्लान ऐसा बनाया था कि हम इसके डायगोनल को पहले कनेक्ट करेंगे बीच में, और हम इसको पहले पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे। और उसके लिए हमारा प्लान था कि भाई पी और एस क्या है, मिड पॉइंट है। एक ट्राइंगल में जब दो ऐसे मिड पॉइंट होते हैं तो ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल और हाफ होती है। यही प्लान था हमारा, ठीक है। इसी तरीके से आर और क्यू भी क्या है, मिड पॉइंट्स है। तो आर क्यू भी बी डी के क्या हो जाएगा, हाफ एंड पैरेलल। तो ये अपोजिट साइड है, इक्वल एंड पैरेलल, और ये क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। ये हमारा पहला चेक पॉइंट था जो हमने अचीव किया था, ठीक है। शिवम, कल आप नहीं आए थे, आपने वीडियो भी देखी। फिर उसके बाद आप 4 से 5 भी नहीं आएगी, मैं थोड़ा सा तो सीख लूं। ये आपने बना तो एक भी हमसे आगे पढ़ लेते। गिवन में सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल या रोम्बस? रोम्बस, ये दिया हुआ आपको। क्वेश्चन इतनी बार कर लीजिए कि आपको प्रैक्टिस हो जाए। ऐसा नहीं कि आप पहली बार देख रहे हो, पहली बार देखोगे तो क्वेश्चन नहीं होगा फास्ट। आपको फास्ट करना है क्वेश्चन, सही तो करना ही करना है, फास्ट भी करना है। ए बी सी डी इज अ रोम्बस। और आपको शो क्या करना है इस केस में, कि पी क्यू आर एस इज रेक्टेंगल। ये बात हम करवाएंगे। मैंने जो सॉल्यूशन स्टार्ट किया वो कुछ इस तरीके से। अच्छा, इसमें एक मिड पॉइंट भी गिवन है कि पी क्यू आर एंड एस आर मिड पॉइंट्स, आर मिड पॉइंट्स। तो पी क्यू आर एस आपको रेक्टेंगल शो करना है। तो जो हमने सेटअप किया है वो हमने किया है कि इस वाले ट्राइंगल में चलिए, इन ट्राइंगल ए डी डी। और पी और एस क्या है, मिड पॉइंट्स हैं। तो ये जो एस पी है ये बी डी के हाफ और पैरेलल है। और रीजन क्या होगा इसका, मिड पॉइंट। बिल्कुल सही बात है। तो एन ट्राइंगल ए बी डी। हाँ, करा दिया था, दोबारा करा रहे हैं, फास्ट करवा दीजिए, रिवाइज करा दीजिए। पी एंड एस आर मिड पॉइंट्स। पी और एस क्या है, मिड पॉइंट। तो पी एस जो है वो हाफ होगा बी डी के, और पी एस जो है वो पैरेलल होगा बीडी के, किसके, बीडी के। और रीजन क्या होगा, मिड पॉइंट थ्योरम। और इससे बनाएंगे आप इक्वेशन, क्योंकि हम इसको कंपेयर भी करेंगे। फिर हम अपना ट्राइंगल चेंज करेंगे। इन ट्राइंगल बी सी डी आर एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स। और आर एंड क्यू अगर मिड पॉइंट है तो भाई आर क्यू जो है वो हाफ होगा किसके, बीडी के। और आर क्यू जो है वो पैरेलल होगा बीडी के। और रीजन क्या होगा इसका, मिड पॉइंट। और दिस विल बी कंसिडर एज इक्वेशन सेकंड। और फिर आप क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे फर्स्ट एंड सेकंड। तो जो पीएस है वो पैरेलल होगा किसके, आर क्यू के।
और पी एस जो है वो इक्वल होगा आर क्यू, और आपका पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम। ये इस तरीके से सेट हो। और रीजन आप क्या दोगे? वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, एंड पैरेलल, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल। तो ये वाली जो साइड है आपके पास इक्वल एंड पैरेलल है, इक्वल भी है और पैरेलल, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? पैरेलल। बोलो भाई, ठीक है। अच्छा जी, अब पैरेललोग्राम साबित होने के बाद हमारा नेक्स्ट काम शुरू होता है कि हम इसे रेक्टेंगल प्रूफ करेंगे। रेक्टेंगल के लिए मैंने आपको हिसाब किताब बताया हुआ था कि आप इसके डायगोनल्स को इक्वल कराइए। सबसे पहले एक ये डायगोनल है आपके पास, तो ये वाला डायगोनल ऊपर वाले के साथ पैरेललोग्राम बनाएगा, और एक डायगोनल आपका ये है इसका, एक डायगोनल आपका ये है। तो ये वाला जो डायगोनल है ये इस वाले के साथ क्या बनाएगा? पैरेललोग्राम सेटअप करेगा। ठीक है, ये हमने कुछ प्लान बनाया था, तो ये पहले ऊपर वाला बना लेते हैं। प्लान हमारा कुछ ऐसा था कि भाई एडी और बीसी इक्वल एंड पैरेलल, क्योंकि ये रोम्बस की अपोजिट साइड्स, तो इनका हाफ भी इक्वल एंड पैरेलल होगा, क्योंकि जब पूरा इक्वल है तो हाफ भी इक्वल होगा। समझ में आ गया? अच्छा जी, अब अगर ये इक्वल एंड पैरेलल है तो भाई फिर ये वाला जो डायग्राम है आपका, ये वाला, ये क्या हो गया? एक पैरेललोग्राम। सही है, ये टेक्निक हमने इसमें लगाई थी। और अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये एस क्यू किसके इक्वल है? ए बी के। यही हमें चाहिए कि हमारा ये वाला डायगोनल जो बीच वाला है वो बाजू वाली साइड के इक्वल हो जाए, यही हम चाहते हैं। और ऐसे ही ये वाला डायगोनल इस वाली साइड के इक्वल हो जाए, क्योंकि ये दोनों साइड है आपस में इक्वल है, तो ये दोनों डायगोनल आपस में भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। वो हम कंपेयर से कर देंगे। तो अभी जो आपका प्लान है वो सिर्फ यही है कि भाई जो आपका बीच वाला डायगोनल है उसको ऊपर वाले के साथ पैरेललोग्राम साबित करवा दो, ऊपर वाले के साथ ए बी एस क्यू को, ए बी क्यू एस को क्या साबित कर दीजिए? पैरेललोग्राम। ठीक है, तो चलते हैं इन क्वाड्रिलेटरल ए बी क्यू एस। जानबूझ के हम ऊपर वाले में जा रहे हैं, इस पैरेललोग्राम से लगता हुआ ऊपर वाला, बस डायगोनल से लगता हुआ ऊपर वाला पैरेललोग्राम। ए तो लिखेंगे AD + BC, अभी करेंगे ना, इसके अंदर लिखेंगे एडी किसके इक्वल है? बीसी के, और एडी बीसी के पैरेलल भी है। और रीजन लिख देंगे हम बस खाली इतना कि दीज आर अपोजिट साइड ऑफ rhombus are equal and parallel. Opposite side of rhombus are equal and parallel. तो इनका आधा भी इक्वल एंड पैरेलल। अब एडी का आधा कितना हो जाएगा भाई? एएस। और बीसी का आधा कितना हो जाएगा? ऐसे ही एएस पैरेलल है, पैरेललोग्राम बन गया। और ये क्या बन गया कि ए बी क्यू एस इज पैरेललोग्राम। रीजन आप लिख दीजिएगा वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल। इससे आपको जो स्टेटमेंट लेनी है वो ये है कि एस क्यू किसके इक्वल है? ए बी के। कंसिडर दिस थिंग एज इक्वेशन। नहीं आ रहा? बोलो भाई, लो, ठीक है। अब हम अपना पैरेललोग्राम चेंज करेंगे, कौन सा वाला करेंगे? अब अपने दूसरे डायगोनल के साथ लेफ्ट राइट वाला पैरेललोग्राम बनाएंगे, ये वाला सेम स्टेटमेंट्स के साथ। क्या लिखेंगे हम इसमें कि भाई इन क्वाड्रिलेटरल ए पी आर डी हम लिखेंगे यहां पर कि भाई ए बी जो है वो इक्वल है किसके? डीसी के। ए बी जो है वो पैरेलल है डीसी के। रीजन अपोजिट
साइड ऑफ rhombus आर इक्वल एंड पैरेलल। अब इसका हाफ भी तो इक्वल एंड पैरेलल। अब ए बी का हाफ क्या लिखेंगे हम, एपी, और डीसी का हाफ डी आर, और ऐसे ही एपी पैरेलल हो जाएगा किसके, डी आर के। और जैसे ही पैरेलल हो जाएगा लिख देंगे कि भाई ए पी आर डी इज पैरेललोग्राम। और अगर ये पैरेललोग्राम है तो आपका पी आर बी किसके इक्वल है, एडी के। रीजन होगा अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड कंसीडर दिस थिंग एज इक्वेशन 4। समझ में आ गया। अच्छा, ए बी तो ऑलरेडी इक्वल है किसके, एडी के। रीजन ऑल साइड्स ऑफ rhombus आर इक्वल। तो ये करने के बाद, ये दोनों स्टेटमेंट्स लिखने के बाद आप यहां पर एक कंक्लूजन दोगे कि भाई ए बी तो ऑलरेडी इक्वल है किसके, एडी के। ऑल साइड्स ऑफ rhombus, साइड ऑफ rhombus, कंसीडर दिस थिंग एज इक्वेशन 5। कंपेयर करिए थर्ड को, फोर्थ को और फिफ्थ को। कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा दोनों डायगोनल आपस में कैसे हैं, एस के इक्वल टू पी आर। आप इसे हाईलाइट कर लीजिए। डायगोनल भी आपने कैसे करा दिए, देखो डायगोनल आपके इक्वल हो चुके हैं। अब आपको एंगल्स 90 दिखाने हैं। अब एंगल्स 90 दिखाने के लिए घबराइए नहीं, है बाबू, ये साइड्स, बाहर वाली साइड्स, क्योंकि तभी डायगोनल इक्वल हो सकते हैं। क्योंकि आपने इस वाले डायगोनल को ऊपर वाली साइड के और इस वाले डायगोनल को लेफ्ट वाली साइड के इक्वल दिखाया। ये दोनों साइड है आपस में भी इक्वल है क्योंकि ये रोम्बस की साइड्स हैं। तो ऑब्वियस सी बात है दोनों डायगोनल भी आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है। तीसरा काम है आपका सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत बार प्रैक्टिस किया हुआ, एंगलों को 90 दिखाना। किसके, डायगोनल्स आर इक्वल। रोम्बस क्या प्रूफ किया आपने, पीक्यूआरएस को रोम्बस थोड़ी प्रूफ किया आपने। पीक्यूआरएस को तो आपने पैरेललोग्राम प्रूफ किया है। पैरेललोग्राम के बाद आपने डायगोनल्स को क्या करवा दिया, इक्वल। अब डायगोनल्स को इक्वल कराने के बाद आपको इनको 90 पर दिखवाना है। 90 के लिए मैंने प्लान ऐसा बनाया था कि भाई एंगल पी तो एंगल आर के इक्वल है ही, और एंगल एस किसके इक्वल है, एंगल क्यू के। किसी तरीके से अगर हम एंगल आर और एंगल क्यू को इक्वल करा दें तो अपने चारों एंगल आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये हमने प्लान बनाया। ठीक है। और इस पर कम से कम 1 घंटा लगाया था, समझाया था आराम आराम से कि अच्छा ऐसा होता है ऐसा होता है, बार बार समझाया। क्या कर लेते फटाफट। एंगल्स के लिए हमने, हमारा प्लान थोड़ा सा अलग है। एंगल्स के लिए हम ऐसा कर रहे हैं प्लान कि ये जो बीच वाला हिसाब किताब है इसमें चलते हैं पहले। तो इन पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस में आ गया। हाँ भाई, एंगल पी किसके इक्वल है, एंगल आर के। एंगल पी इक्वल है एंगल आर के, साइड्स ऑफ और एंगल एंगल्स एस इक्वल है एंगल क्यू के अपोजिट, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये तो है ही। अब आपको इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को क्या करवाना है, कॉन्ग्रुएंट। कौन कौन सा, इन ट्रायंगल एस क्यू आर एंड ट्रायंगल पी क्यू। कैसे करवाएंगे वो जान लीजिए। इस वाले ट्रायंगल का एस आर इस वाले ट्रायंगल के पी क्यू के अपोजिट साइड ऑफ, इस वाले ट्रायंगल का आर क्यू इस वाले ट्रायंगल का भी आर क्यू कॉमन, इस वाले ट्रायंगल का एस क्यू इस वाले ट्रायंगल का वी आर प्रूव्ड। अब ये भी क्या, एस 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 प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, और एंगल आर किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल क्यू। समझ में आ रहा है क्या करने वाले, ठीक है। और ये करने के बाद फिर आप इस बात को लिखोगे, फिर आप इसमें यहां पर क्लियर करोगे कि एंगल पी किसके इक्वल है, एंगल आर के। एंगल एस किसके इक्वल है, एंगल क्यू के। और एंगल आर किसके इक्वल है,
एंगल क्यू के, जो कि आपने प्रूव कर दिया बस CPG बाय इक्वेशन 6, जो भी आप उसको इक्वेशन 6 बनाओगे। फिर इन चारों को आप आपस में क्या बता दोगे? इक्वल एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर एंड एंगल एस, और फिर चारों को प्लस करके इक्वल टू में रीजन एंगल सम, फिर ये चारों किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? एंगल पी में। यह बन जाएगा 4 एंगल पी इक्वल टू में 360, 3 से काट लेंगे आप 90, तो एंगल पी कितना आ गया? एंगल क्यू भी, एंगल आर भी 90 और एंगल एस भी, हेंस पी क्यू आर एस इज रेक्टेंगल। ये सारा काम करना, सिर्फ पैरेललोग्राम वाला करवाने से काम नहीं चलेगा, आपको सारा सेटअप लिखना पड़ेगा। बस इसमें एक सेटअप मैंने नहीं लिखा है जो मुझे यहाँ पे लिखना था इससे पहले, पैरेललोग्राम में जाने से पहले, कि इन दोनों ट्राइंगलों को क्या कराया जाए? कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल एस क्यू आर और ट्राइंगल पी क्यू आर। अब ये सारा काम आपको फास्ट करना है बस, मतलब 10 मिनट भी नहीं लगने चाहिए इस क्वेश्चन में। हाँ, अगर आप इसको लगभग 5 से 6 मिनट के अंदर निपटाओ तब तो फायदा है इसका। अगर आपको 15-20 मिनट लग गया इसको करते करते ही, फिर कोई फायदा नहीं। इतना टाइम मिल रहा ना। कितने नंबर का से वेरिएबल? 4 नंबर, 5 नंबर लास्ट। बड़ा क्वेश्चन है, मैं मानता हूं बिल्कुल, करवा लो भैया एक बार इसको। करवाएंगे, चिंता मत करो, करवाएंगे। पॉलिनोमियल करा दो बेसिक। हाँ भाई, और बताइए क्वाड्रेटिक में अगर कोई डाउट है तो? नहीं है? बता दीजिए अगर कोई भी डाउट है तो। डन, ठीक है। सर्कल वाला जो क्वेश्चन है, सुन लीजिए, सर्कल के एक एक क्वेश्चन हम कराते रहेंगे, ठीक है? उसमें मेरे ख्याल से 6-7 क्वेश्चन रह गए हमारे, वो हम सर्कल मतलब रोज हम एक एक दो दो करते रहेंगे, सर्कल वैसे निपटेगा आपका। अब मैं पॉलिनोमियल करा देता हूं अगर आप चाहते हैं। 7 बज रहे। हाँ? 7 बज रहे। अब ये पॉलिनोमियल करवा दो 20 तारीख का पेपर। सर्कल में 7 क्वेश्चन बच रहे हैं और टाइम है। आइए चलिए पॉलिनोमियल रिवाइज कर लें सर्कल बड़ा। में तो सबसे कम नंबर का आ रहा है। हाँ? 20 सर्कल में से तो सबसे कम नंबर का। बाबू सबसे कम नंबर का इसलिए आ रहा है क्योंकि बच्चों के बस की नहीं है, ये बात टीचर्स भी जानते हैं, और टीचर्स भी नहीं बाबू, इजी बनाया गया है आपके लिए। देख रहे भैया तमीज, टीचर है भाई, होगा अध्यापक है। देखो हाँ भाई, वही नहीं बनाया मैं उस सवाल में से 40 चाहिए था यार, 40 चाहिए, 40। कितना है? एक दो फिफ्थ क्वेश्चन था, फिफ्थ चैप्टर का क्वेश्चन। 36 है। फिफ्थ एक्सियोम में भी कटवाया ही। चलिए पॉलिनोमियल पे ध्यान दीजिए भाई। आइए आइए बस, ठीक है ठीक है, लेट्स नॉट टॉक अबाउट, लेट्स नॉट टॉक अबाउट। शिवम तो लड्डू पेड़े बांटता था तो। भाई प्लीज वापस फोकस करिए पढ़ाई पे, रिवाइज कर रहे हैं चीजों को, दोबारा गौर करिए। पॉलिनोमियल की शुरुआत हुई थी आपके वेरिएबल और कांस्टेंट से। वेरिएबल कांस्टेंट से हमने इसको पढ़ना शुरू किया था। वेरिएबल क्या होते हैं शिवम? पता ही नहीं, कांस्टेंट्स क्या होते हैं? फिक्स वैल्यू। बिल्कुल, जिनकी वैल्यू कैसी होती है? फिक्स होती, जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। वैल्यू इज फिक्स्ड, वो कहलाते हैं आपके कांस्टेंट्स। वेरिएबल वैल्यू इज नॉट फिक्स। नॉट फिक्स्ड, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है उसे कहते हैं कांस्टेंट, कांस्टेंट। जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है वेरिएबल। उसे कहते हैं वेरिएबल। एग्जाम्पल के तौर पर वेरिएबल्स जो होते हैं वो अल्फाबेट से यूज होते हैं, ऐसे कर। कांस्टेंट जो होते हैं नंबर्स। वो नंबर्स से डिनोट करते हैं, 7, 8, 9 ऐसे। लेकिन अगर कोई पूछे कांस्टेंट क्या होते हैं तो होता है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। अब आप बताइए, आपकी हाइट कांस्टेंट है? नहीं। इट्स वेरिंग, है ना, बट आफ्टर सर्टेन एज इट बिकम कांस्टेंट। सही है। आपका डेवलपमेंट वेरिएबल है कांस्टेंट है? इट्स वेरिएबल। ये पूरे
जन्मजात तक चलता रहेगा। हाँ, डेवलपमेंट। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, मतलब अगर हम मैथ से थोड़ा सा बाहर निकल के देखें तो भी वेरिएबल कांस्टेंट एग्जिस्ट करते हैं, और ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यूज जो चेंज होती रहती हैं वो वेरिएबल का काम भी कर जाती है कभी। ठीक है, बट फिलहाल मैथ्स अगर हम पढ़ रहे हैं तो वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू फिक्स फिक्स नहीं होती, फिक्स नहीं होती। नाम में ही है। वेरी, वेरी मतलब क्या होता है? जो बदलता है। भाई यार तू तो बड़ा वेरी करता है यार, तेरा रंग तो बड़ा वेरी कर रहा है, चेंज हो। वेरी, वेरी मतलब होता है जो बदलता है, जो फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स्ड। और कांस्टेंट वो होता है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। फिक्स। मैथ्स में वेरिएबल्स को अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, कांस्टेंट्स को न्यूमेरिकल वैल्यू से डिनोट करते हैं, नंबर से डिनोट करते हैं। वेरिएबल कांस्टेंट्स मिलकर टर्म्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? टर्म। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लीजिए 7x, इसमें वेरिएबल भी है और इसमें कांस्टेंट भी है, भैया, तो ये टर्म है। समझ में आ गया? तो वेरिएबल कांस्टेंट मिलकर क्या बनाते हैं? टर्म्स। अच्छा, कभी कभी सिंगल वेरिएबल भी लिखा रहता है, ये भी टर्म है। तो ये भी एक तरीके से टर्म है। क्यों? क्योंकि इसके आगे वन है, इसके आगे कुछ नहीं है, जिसके साथ कोई कांस्टेंट नहीं है उसके साथ वन है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई सिंगल वेरिएबल लिखा हुआ है तो वो टर्म की तरह बिहेव नहीं करेगा, वो भी टर्म है। आपसे कुछ नहीं पूछेगा भी नहीं कि ये टर्म है कि नहीं, ये बता दो, ऐसा कुछ नहीं पूछेगा आपसे। मैं बताऊंगा आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा। अभी फिलहाल के लिए आप इतना समझिए कि अगर कोई सिंगल नंबर लिखा है तो आपको इसके आगे क्या अज्यूम करना है? वन। और अगर कोई सिंगल नंबर लिखा हुआ है तो आपको इसके पीछे वेरिएबल की पावर 0 अज्यूम करनी। मतलब अगर सिंगल नंबर भी लिखा हुआ है तो भी आप इसे क्या बोलेंगे? टर्म। और इस टर्म को तो एक स्पेशल नाम से भी बुलाया जाता है, कांस्टेंट टर्म। क्या बुलाते हैं इसको? कांस्टेंट टर्म, जिसमें सिर्फ सिंगल नंबर होता है। क्योंकि सिंगल नंबर भी है तो भी पीछे पावर 0 होती है एक्स की। क्योंकि मैंने आपको एक चीज बताई है, किसी भी चीज की पावर, मान लीजिए 9,999 ऐसे लिखा हुआ है, पावर 0 है, तो इसका आंसर कितना आएगा? ये बात आपको पता होनी चाहिए। कोई भी चीज हो अगर किसी की पावर 0 है तो आंसर 1 होता है। दोबारा गौर करिए, वेरिएबल पढ़ा दिया। वेरिएबल क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। कांस्टेंट होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। वेरिएबल कांस्टेंट मिलकर क्या बनाते हैं? अगर सिंगल वेरिएबल लिखा हुआ है वो भी एक टर्म है, क्योंकि इसके आगे वन है। और अगर कोई सिंगल नंबर लिखा हुआ है तो वो भी टर्म है, उसके पीछे वेरिएबल है लेकिन उसकी पावर 0 है, इसलिए इसको एक स्पेशल नाम से भी बुला देते हैं, कांस्टेंट टर्म। बताइए, यहां तक कोई इश्यू है किसी को तो बताइए। ठीक है, टर्म जो होती हैं वो एक दूसरे से प्लस और माइनस से सेपरेट होती हैं। किससे सेपरेट होती हैं? प्लस और माइनस। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लीजिए मैं ऐसा लिख दूं, 7x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2xy इनटू में 7x। कितनी टर्म है यहाँ पे? आंसर है 3। 1 2 3। टर्म एक दूसरे से प्लस या माइनस से सेपरेट होते हैं, मल्टीप्लाई से नहीं, डिवाइड से भी नहीं। चलिए एक और पूछते हैं। मान लीजिए 7x है प्लस 3x है माइनस 5 है, कितनी टर्म है? तीन है। कितनी है ये पवन? आंसर है 2 है। सुन लीजिए क्यों, आपको सॉल्व भी करना है, ऐसा नहीं है कि जस्ट ऐसे ही देख कर ये और ये सॉल्व हो सकता है। कितना हो जाएगा आपके पास? हाँ, अब इससे आगे सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो एक्चुअली में टर्म कितनी है? इसी तरीके से यहां पर भी है मामला। तो ये और ये तो सॉल्व नहीं हो सकता, ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। मल्टीप्लाई कर लीजिए, बताइए कितना हो जाएगा? अब आप बता दीजिए कितनी टर्म है। ठीक है, तो इतनी उत्सुकता ना दिखाएं बताने में,
अगर सॉल्व हो सकता है जितना भी तो सॉल्व करिए और उसके बाद जज करिए ये कितना टर्म बचती है, जितनी टर्म बचती है उस हिसाब से टर्म बन, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट तो मतलब वेरिएबल हो गए और क्या हो गए, कॉन्स्टेंट्स। वेरिएबल कॉन्स्टेंट्स मिलकर बना रहे हैं टर्म्स। टर्म्स के बारे में थोड़ा पता किया कि सिंगल नंबर लिखा है तो भी टर्म है, और अगर वेरिएबल लिखा है तो भी टर्म। सिंगल नंबर लिखा है तो उसको एक प्रॉपर नाम से बुलाया गया है, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। फिर हमने पता लगाया कि टर्म जो है वो एक दूसरे से प्लस या माइनस से सेपरेट होती है। टर्म बेसिकली दो तरीके की होती है, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स, सही है। हालांकि इस चीज का आपके 9th क्लास में कोई खास योगदान नहीं है। लाइक टर्म्स क्या होती है, जिनका वेरिएबल पार्ट या लिटरल पार्ट, वेरिएबल पार्ट को लिटरल पार्ट भी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ऐसा लिख दिया, तो इसमें अगर आप गौर करें तो दो पार्ट है, एक तो नंबर वाला पार्ट है, एक वेरिएबल वाला पार्ट। तो ये जो वेरिएबल वाला पार्ट है ना, इसको बुलाते हैं लिटरल, लिटरल पार्ट, वेरिएबल पार्ट भी बोल सकते हैं हम इसको। और ये वाला जो है इसको बुलाते हैं कांस्टेंट या फिर न्यूमेरिकल पार्ट। तो लाइक टर्म्स जो होती है ना, उनका जो वेरिएबल पार्ट होता है वो सेम होता है। कैसा होता है, सेम। क्योंकि वेरिएबल लाइक, देखो हम खुद भी, हम कैसे फ्रेंड्स ढूंढते हैं, हमारे जैसे ही। हम उसी ग्रुप में कंफर्टेबल होते हैं जो हमारे जैसा हो, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है आप लाइक भी उसे ही करेंगे जो आपके जैसा हो। तो लाइक टर्म में वेरिएबल पार्टों का या लिटरल पार्टों का सेम होना जरूरी है, और एग्जैक्टली सेम होना जरूरी है। जैसे मान लीजिए मैं 7x लिख दूं, 8x² लिख दूं, क्या ये लाइक टर्म्स हैं? नहीं, आंसर है नहीं। एक में x है और एक में x², फर्क है। अच्छा, दोनों में ही अगर x हो तो क्या अब है? अब है। तो एक जैसे दिखने वाले टर्म क्या कहलाते हैं, लाइक टर्म्स। और जो एक जैसे नहीं दिखते हैं वो क्या कहलाते हैं, अनलाइक टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए 7x है और 8x²y, देख लीजिए इनका लिटरल पार्ट कैसा है, अलग है, अनलाइक है। अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, जिनका लिटरल पार्ट या वेरिएबल पार्ट डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं, सेम नहीं होता है, वो कहलाते हैं अनलाइक टर्म्स। और लाइक टर्म्स क्या कहलाते हैं, जिनका वेरिएबल वाला पार्ट, जिन टर्मों का वेरिएबल पार्ट कैसा होता है, सेम होता है, वो लाइक टर्म्स। समझ में आया? मैं अभी तक मैंने पोलिनोमियल शुरू भी नहीं किया है, मैं जस्ट एक पोलिनोमियल का एक बेस बना रहा हूं कि देखो आपने यहां तो शुरुआत हुई थी मैथ्स, वेरिएबल, कांस्टेंट, टर्म्स, टर्म्स में फिर लाइक टर्म, अनलाइक टर्म्स, फिर ये टर्म्स मिलकर बहुत सारी टर्म्स जब कंबाइन होती हैं तो बनता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही बनाते हैं पॉलिनोमियल। शुरुआत ऐसी है, वेरिएबल कांस्टेंट से फिर जाती है पॉलिनोमियल, ठीक है। ये बेसिक इंट्रो है बीच का, ये आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है, हालांकि भूल चुके हैं आप, लेकिन मैंने एक रिमाइंड कराया आपको कि हाँ ठीक है ऐसा कुछ आपने पढ़ा है। लाइक टर्म अनलाइक टर्म देखो आपने पढ़ी होंगी, पढ़ी है ना कभी तो पढ़ी होंगी कि लाइक टर्म में ही क्या होता है, प्लस और माइनस, ऐसा पढ़ा है आपने कुछ, नहीं पढ़ा? लाइक टर्म्स क्या होती है, सही है। अब अगर कल को मैं आपको बोलूं 6x + 3x कर दीजिए, लाइक क्या हो जाएगा ये प्लस, होगा, कितना आएगा, स्क्वायर 9x आएगा। आएगा, कितना आएगा, 9x। 9x। मेरा सवाल है 9x² क्यों नहीं, क्योंकि x Very- x कॉमन आ जाएगा, फिर वो Very- लिटरल पार्ट बताओ, न्यूमेरिकल पार्ट। सही बता रहे हो आप, बता पवन। मेरा, क्योंकि ये सवाल पूछा गया था मेरे से कि भैया x + x कितना होता है, सही है। अब यहाँ क्या हो गया आप लोगों को, 9x। ऐसे क्यों नहीं, क्यों, x + x तुम 2x बोलते हो, 6x + 3x तो तुम 9x बोलते हो। ब्रैकेट और सब बताइए, है कुछ जवाब,
6th क्लास के बच्चे ने पूछा था मेरे से और वही कि भैया x प्लस एक्स, सर आप x प्लस एक्स तो 2x लिख देते हो और 6x प्लस 3x को आप 18x नहीं लिखते हो, क्यों? मतलब बेटा ये कैसे हो जाएगा? लो सर फिर x प्लस एक्स 2x कैसे हो गया? और अगर हुआ है तो इसमें भी क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि x तो इनमें भी है। तो ये अगर वो ट्यूशन टीचर ने बोला होगा सब टीचर से पूछ के आना। हाँ, जैसे आप आप कहते बताइए। हो हमसे, आप बताइए हम क्यों भी नहीं? हमारे टीचर भी घबरा रहे हैं। देखो भैया इनके आगे बाय डिफॉल्ट बन रहा है। हाँ बात बिल्कुल सही है। एक्चुअली में एक मिसकंसेप्शन है बच्चों को कि x प्लस एक्स 2x होता है। x प्लस एक्स 2x ऐसे नहीं हुआ है। मैं बताता हूं किस तरीके से होता है प्लस। लाइक टर्म्स जो है क्या होते हैं पहले तो वो बता दीजिए। जिनका वेरिएबल पार्ट सेम होता है वही तो होते हैं। अच्छा जी, अब देखना एक क्वेश्चन मैं आपको और पूछूंगा जो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है? लाइक टर्म्स वो होते हैं जिनका वेरिएबल पार्ट कैसा होता है, सेम। और ऑपरेशंस की अगर हम बात करें प्लस माइनस मल्टीप्लाइड बाय। तो लाइक टर्म्स में प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड अलाउड है। ये ऑपरेशंस आप लाइक टर्म्स के बीच में कर सकते हैं, प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। लाइक टर्म्स वो टर्म्स होते हैं जिनमें वेरिएबल पार्ट कैसा होता है, सेम होता है। बात बिल्कुल सही है। लेकिन जब आप प्लस करते हैं तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अल्फाबेट्स तो कभी प्लस होते ही नहीं है। प्लस होने की खासियत अल्फाबेट्स की है भी नहीं। मान लीजिए कल को मैं खाली x और y लिख दूं, आप बताइए क्या ये प्लस हो सकते हैं? बताओ कितना है? कह दो x y, बहुत ही गलत बताया। वो मल्टीप्लाई करके आता है। वेरिएबल्स कभी भी प्लस नहीं होते, सच्चाई तो ये है। ना x और x प्लस होता है, ना x और y प्लस होते हैं, माइनस भी नहीं होता। माइनस भी नहीं होता भैया। फिर ये फिर मतलब ये फिर क्या होगा इनका, वो तो ज्यादा से ज्यादा कॉमन निकल सकते हैं बाहर। प्लस प्लस एक्चुअली में नंबर्स का होता है हमेशा, वेरिएबल्स का नहीं होता प्लस कभी। आप जब इनको प्लस करते, भैया बोलते हमारे टीचर तो कराते थे, देखो वो एक्चुअली उसके पीछे की प्रोसेसिंग बताता हूं मैं आपको क्या थी। प्रोसेसिंग कुछ ऐसी थी कि आप इसमें से और इसमें से कॉमन निकालते थे। अब आप बताइए क्या चीज दोनों में, अब आप बताइए अंदर क्या बच गया? 6 प्लस 8 कितना हो गया? और ये बन गया आपके पास 14x12, ऐसे आया है। शिवम ध्यान नहीं आपको, मैं खाली ये चीज कह रहा हूं। अब कल को जब ये चीज आपको पढ़ाई गई कि 1x प्लस 1x, भाई x प्लस x बता रहे थे हम तो। अब आपको ये भी पता चल गया कि जब सिंगल नंबर लिखा रहता है तो उसका आगे क्या होता है। देखो मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है तुम डिजर्व करते हो जानना। नहीं तो मैं भी तुम्हें मार पीट के x प्लस एक्स 2x करा के 6x प्लस 3x 9x आप सब जानते हैं, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं नहीं चाहता तुम्हारी कहीं बेइज्जती हो जाए। तुम भी कल को किसी को पढ़ाओगे, अपने छोटे भाई बहनों को, क्या पढ़ाओगे उनको, क्या याद कराओगे उनको, डटाओगे? तो 1x प्लस 1x, जब हम x प्लस एक्स लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट आगे इनके 1 होता है। जब आप कॉमन खींचेंगे तो आप बताइए कॉमन क्या खींचेगा, x, अंदर क्या रह जाएगा, 1+1। ऐसे आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा जी, अब अगर मैं आपको ये बोल दूं कि 2x प्लस 3 कर लो, बताइए कितना आएगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कॉमन बिल्कुल सही बात। मैंने बताया था वेरिएबल कभी पार्टिसिपेट नहीं करते प्लस, तो ये कभी प्लस हो ही नहीं पाएंगे। पहली बात, ये प्लस कब होते हैं, जब इसके पीछे भी क्या होता है, X। x। तो आप x को क्या निकाल देते, कॉमन, और यहाँ आता 2 प्लस 3 और ये बनता आपके पास 5x। अब टीचर्स क्या है ना, आपको ये स्टेप बताते नहीं है, या बताते भी हैं तो वो इसको समझाते नहीं है इतने अच्छे से। वो आपको डायरेक्टली यहाँ से यहाँ रिमाइंड कराते हैं कि 2x प्लस 3x कितना होता है। लेकिन जब यही कंफ्यूजन एक छोटे बच्चे के माइंड में बनता है
तो दिक्कत बनती है उसको कि यार कैसे कैसे हमें बताया मैंने बाबू ऐसे ये चीज। तो सर बोलो सर ये चीज मेरे को नहीं बताई थी सर ने। मतलब मैं बता रहा हूँ ऐसे होता है। ये वेरिएबल्स तो कभी प्लस ही नहीं होते, क्योंकि अगर वेरिएबल्स प्लस हो सकते हैं तो ये भी हो जाते हैं। अच्छा चलो अब ये बताओ मुझे, फिर अनलाइक टर्म्स क्यों नहीं प्लस होते? मान लीजिए मैं यहाँ 3xy लिख दूं और यहाँ पर 4x² लिख दूं, ये क्यों नहीं प्लस हो? क्योंकि कॉमन निकलने के बाद सिर्फ नंबर नहीं बच रहे, सिर्फ नंबर नहीं बच रहे। आप निकालिए कॉमन, बताइए x, बताओ क्या बचेगा? और ये वजह है कि ये प्लस नहीं हो पाता, क्योंकि अभी भी इनके साथ क्या चिपका हुआ है? वेरिएबल्स। इसीलिए फिर इन्होंने एक चीज बताई कि टर्म जो होते हैं वो दो तरीके के हैं, एक है लाइक टर्म और एक है अनलाइक टर्म। फिर इन्होंने एक और कंसेप्ट बनाया यहाँ पे कि अनलाइक टर्म्स जो होते हैं उनमें प्लस और माइनस अलाउड नहीं है। बताओ अलाउड होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? क्यों नहीं होने चाहिए? क्योंकि अनलाइक टर्म्स में वेरिएबल पार्ट तो अलग अलग होंगे, तो जब तुम कॉमन खींचोगे तो तब भी वेरिएबल रह जाएगा और वो प्लस होने नहीं देंगे। और यही रीजन है कि प्लस और माइनस नहीं होते किसके अंदर? अनलाइक टर्म्स में। अनलाइक टर्म्स में प्लस माइनस नहीं होता, खाली क्या होते हैं? मल्टीप्लाई और डिवाइड। जबकि लाइक टर्म्स में प्लस भी होता है, माइनस भी होता है, मल्टीप्लाई भी होता है। और प्लस क्यों होता है? क्योंकि आप कॉमन निकाल सकते हो, क्योंकि लाइक टर्म है ना, तो नंबर बचेंगे, नंबरों को प्लस किया जा सकता है, नंबरों को माइनस किया जा सकता है। लेकिन अनलाइक टर्म में जब आप कॉमन खींचोगे तो वेरिएबल रह जाएगा फिर भी, और वो इसमें प्लस या माइनस नहीं होने देगा। चीज समझ में आ रही है थोड़ी सी? ठीक है, ठीक है, जा सकता हूं।